विजय जी ने अभय के सवाल का जवाब देते हुए कहा, क्योंकि वह सच कह रही थी, उसकी मां की मौत की जिम्मेदार आरती है। जब आरती को पता चला था कि कुसुम और मैं साथ रह रहे हैं, तो उसने बिना पूरा सच जाने कुसुम को जान से करने का प्लान बनाया था। वह तो कसक को भी मारना चाहती थी, क्योंकि कसक मेरी बेटी। अभी विजय जी ने इतना कहा ही था कि अभय ने उनकी बात को बीच में काटते हुए कहा, रियली विजय अंकल, क्या सच में कसक आपकी बेटी है? अभय के यह इस सवाल को सुनकर सभी हैरानी से अभय को देखने लगे। वही विजय जी भी खुद शॉक्ड थे कि अभय क्या कह रहा है। आपको ये सच अच्छी तरह से पता है कि कसक आपकी बेटी नहीं है, लेकिन उसके बाद भी इतने सालों तक आपने कसक के साथ अपना नाम जोड़ रखा है कि कसक आपकी बेटी है, यानी कि कसक विजय चौधरी है। लेकिन ये सच नहीं है ना, क्योंकि कसक का पूरा नाम कसक कृष्ण राव है। पूर्व जज मिस्टर कृष्णा राव की इकलौती संतान कसक कृष्ण राव। अभय के मुंह से कसक का रियल आइडेंटिटी सुनने के बाद विजय जी और बाकी सब हैरानी से अभय को देख रहे थे। विजय जी ने हकलाते हुए कहा, ये सब तुम्हें कैसे पता है? अभय ने मुस्कुराते हुए कहा, वह क्या है ना विजय अंकल, मैं कोई ऐसा वैसा इंसान नहीं हूँ। मैं एक आर्मी ऑफिसर हूँ, मेजर हूँ आर्मी में। मेरी पावर का आप लोगों को अच्छे से पता है। हाँ, अभी मैं व्हीलचेयर पर हूँ, लेकिन इसका मतलब यह नहीं है कि मेरी पावर घट चुकी है। मेरी आज भी वही पावर है और मैं अपनी पावर का यूज करके कुछ भी कर सकता हूँ। तभी अभय की दूसरे साइड खड़े नितिन ने कहा, और मुझे तो आप अच्छे से ही जानते हैं कि मैं एक हैकर हूँ और मैं कुछ भी हैक करने में कैपेबल हूँ। इसके बारे में किसी को कानो कान खबर नहीं हो सकती। मैंने इंडियन रजिस्ट्री रिकॉर्ड में कसक की रियल आइडेंटिफिकेशन को हैक किया है और उसकी आइडेंटिटी निकालने पर मुझे पता चला कि उसके पापा के नाम की जगह पर कृष्ण राव लिखा है, जो कि सिटी के सुप्रीम कोर्ट के जज थे। तब मुझे डाउट हुआ और मैं कसक से रिलेटेड सारी इंफॉर्मेशन हैकिंग के जरिए निकालने लगा, क्योंकि बर्थ सर्टिफिकेट, सारी नॉलेज इंडियन सिटीजन रजिस्ट्री डेटाबेस के रिकॉर्ड में ये लिखा हुआ था कि कसक जज कृष्ण राव और कुसुम राव की इकलौती संतान है। नितिन के मुंह से इंडियन रजिस्ट्री डेटाबेस रिकॉर्ड के बारे में सुनने के बाद अब किसी को भी इस बात पर डाउट नहीं था कि कसक के पिता विजय जी नहीं बल्कि पूर्व जज कृष्ण राव थे। अब सभी की निगाह विजय जी पर थी कि आखिर विजय जी ने कसक से उसके माता पिता का नाम क्यों छीना और कसक को अपना नाम देकर उसे एक नाजायज औलाद कहलाने पर मजबूर क्यों किया। अब अमन ने विजय जी को देखते हुए कहा, विजय अंकल, आपको इस चीज की जानकारी तो होगी ही कि किसी से उसकी आइडेंटिटी छीनना कितना बड़ा क्राइम होता है। माना कसक आपको अपने पापा के रूप में पहचानती है, लेकिन ये कानून की नज़र में एक क्राइम है। अगर कभी उसे अपने माता पिता के बारे में पता चला और उसने आपके अगेंस्ट कंप्लेंट की तो आपको सजा भी हो सकती है और प्लस आपको जुर्माना भी भरना पड़ सकता है। विजय जी ने अमन की बात सुनने के बाद उसकी तरफ देखा और हल्का सा मुस्कुराए। किसी को समझ नहीं आया कि विजय जी मुस्कुराए क्यों। तभी विजय जी ने अमन और अभय दोनों की तरफ देखते हुए कहा, और अगर मैंने आइडेंटिटी छिपाकर उसकी जान बचाई है, तो क्या फिर भी मुझे सजा हो सकती है? आप सब विजय जी को कंफ्यूज नजरों से देख रहे थे। सबको इस तरह से खुद को देखते पाकर विजय जी ने एक गहरी सांस ली और उसके बाद बताना शुरू किया, मैं आरती और कुसुम और कृष्णा राव जो हमसे सीनियर था, हम एक ही कॉलेज में पढ़ते थे। मैं, आरती और कुसुम तीनों एक ही क्लास में थे और आरती और कुसुम दोनों बेस्ट फ्रेंड थी। आरती की फैमिली थी, लेकिन कुसुम एक अनाथ लड़की थी। लेकिन उसकी खूबसूरती किसी की आंखों में चमक भर सकती थी। वह बहुत प्यारी और बहुत खूबसूरत थी और साथ में सुलझी हुई और बहुत काइंड नेचर की थी। उसके सामने अगर कोई दो आंसू बहा दे तो वह पिघल जाया करती थी। बस यही चीज उसकी कमजोरी थी। एक क्लास में होने से हमारी मुलाकात रोज हुआ करती थी। असाइनमेंट में मुझे और कुसुम को एक ही बैच में रखा गया था और आरती दूसरी बैच में चली गई थी। उस दौरान हम दोनों की बातें बहुत होने लगी और हम दोनों ने महसूस किया कि हम एक दूसरे को चाहने लगे हैं। मैंने कसम को बताया तो उसने मुझे एक्सेप्ट किया। उस दिन मैं बहुत खुश था और कुसुम भी, लेकिन जब ये बात आरती को पता चली तो उसे बहुत गुस्सा आया। उसे हमारा रिश्ता बिल्कुल पसंद नहीं था, क्योंकि न तो मुझे और ना ही कुसुम को पता था कि आरती दिल ही दिल में मुझे चाहती थी। हमारे कॉलेज का वह फाइनल ईयर का लास्ट एग्जाम था, जब हम सब एग्जाम के बाद बाहर डिनर करने के लिए गए थे। उसके बाद कुसुम को अपने हॉस्टल जल्दी जाना था, इसलिए वह मुझे बाय कहकर जल्दी चली गई थी और मुझे आरती को उसके घर छोड़ना था। उसके बाद पता नहीं क्या हुआ था। अगले दिन जब मुझे होश आया तो मैं आरती के साथ एक कमरे में अजीब हालात में सोया हुआ था। मुझे कुछ याद नहीं था। आरती ने कहा कि मेरे सर में दर्द हो रहा था और उसके बाद मैं उसके साथ इंटीमेट हुआ। आरती ने सिर्फ मुझे बचाने के लिए खुद को मुझे सौंप दिया।
ये सब मुझे सही नहीं लगा तो मैंने ये सब कुसुम को बता दिया। कुसुम को लगा कि मैंने उसे उसी की बेस्ट फ्रेंड के साथ धोखा दिया है और उसने मुझसे रिश्ता तोड़ दिया। मैंने कुसुम को बहुत मानने की कोशिश की लेकिन कुसुम नहीं मानी। तब मैंने कुसुम को छोड़कर आरती से सब बात क्लियर करना चाहा कि अगर आरती सब चीज कुसुम के सामने बोल दे कि इसमें मेरी कोई गलती नहीं थी तो शायद कुसुम मान जाए, लेकिन इसका उल्टा हुआ। आरती मेरी और उसके शर्मनाक फोटोज लेकर मेरे घर पहुंच गई और उसने मेरे माता पिता से कहा कि अगर मैंने उससे शादी नहीं की तो वो सारी फोटोज वह मीडिया को दे देगी और अपनी जान भी दे देगी और उसकी मौत का जिम्मेदार सिर्फ मैं रहूंगा। और मेरे माता पिता इस बात से पूरी तरह से डर गए थे, क्योंकि मैं उनका इकलौता बेटा था, उनके लिए मेरे अलावा और कोई नहीं था। इसलिए उन्होंने आरती से हाथ जोड़कर कहा कि वह ऐसा ना करें और मेरी शादी आरती से करने के लिए मान गए। मेरी और आरती की शादी हो गई। हमारी शादी की खबर जब कुसुम को मिली तो उसे यकीन हो गया कि मैं धोखेबाज हूं और उसने हमारे शहर को छोड़ दिया। मुझे मजबूरन आरती के करीब जाना पड़ा क्योंकि मेरे माँ बाप मुझसे एक बच्चा चाहते थे। उनके खानदान को आगे बढ़ाने के लिए वक्त बीत रहा था और 6 साल बीत गया था। इस दौरान कुसुम का कहीं कुछ पता नहीं था। 6 सालों में बहुत कुछ बदल गया था। लेकिन एक दिन मुझे कुसुम बहुत बुरी हालत में मिली, जहां वह किसी से छुपते फिर रही थी और उसके गोद में 5 साल की कसक थी। मैंने कुसुम से पूछा कि वह इतने साल कहाँ थी, कैसी थी और वह बच्चा किसका है। तभी उसने मुझे सिर्फ इतना कहा कि वह बच्चा हमारे सीनियर कृष्ण राव का है। मुझे समझ नहीं आया कि कृष्ण राव और कुसुम कैसे मिले, लेकिन कुसुम की हालत जैसी थी मुझे उसकी मदद करनी पड़ी। मैंने उसे एक प्लेट लेकर दिया ताकि वह अपनी बच्ची को लेकर आराम से रह सके। मैं उन्हें कभी कभी देखने जाया करता था और कुसुम की बेटी, जिसे कुछ भी होश नहीं था, जो 5 साल की बच्ची थी, उसे लगता था कि मैं उसका पापा हूँ और वह मुझे पापा कहने लगी। कुसुम उसे मना करती थी मुझे पापा कहने से, लेकिन उस बच्ची को कहाँ पता था कि मैं उसका पापा नहीं हूँ, इसलिए वो कुसुम की बात नहीं सुनती थी और वह मुझे पापा कहती थी। पता नहीं क्यों उस बच्ची के मुंह से पापा कहना मुझे अच्छा लगता था, इसलिए मैंने उसे कभी मना नहीं किया। वक्त बीत रहा था और कसक 6 साल की हुई। लेकिन इस दौरान कुसुम और मेरा साथ रहना आरती को पता चल गया। आरती को लगा कि कुसुम मुझे उस छीनना चाहती है। तभी आरती कुछ लोगों को लेकर कुसुम के फ्लैट जा पहुंची और उसने सबके सामने कुसुम को उसके बाल से पकड़कर मेरी रखेल बताया और यह बोला कि वह औरत घर तोड़ने वाली है। उसे एक तवायफ का नाम दिया गया और उसके सिर को आरती ने दीवार पर मारते हुए कहा कि तुम जैसी घर तोड़ने वाली औरत को मर जाना चाहिए। और उसके साथ के लोगों ने अपना सारा गुस्सा कुसुम पर निकाला और उसे पर पत्थर मारने लगे। आरती बहुत गुस्साए हुई थी, इसलिए वह कसक को भी मार देना चाहती थी, क्योंकि उसे लगता था कि कसक मेरी यार कुसुम की नाजायज बेटी है। कुसुम ने कसक को बचाने के लिए लोगों के मारे हुए सारे पत्थर खुद के ऊपर ले लिए और इस दौरान कुसुम के सर पर ब्लड सर्कुलेशन के हैवी स्तर के नस पर एक नोकीले पत्थर से लगने की वजह से कुसुम का माथा फट गया और उसके माथे से बहुत खून बहने लगा। जब लोगों ने ये देखा तो वह कुसुम को वहीं छोड़कर चले गए और आरती भी उसी हालत में उसे छोड़कर चली गई। जब मुझे इस बात की खबर हुई और मैं वहां पहुंचा तब कुसुम कसक को बाहों में लिए अपनी आखिरी सांसें गिन रही थी। मैं कुसुम को हॉस्पिटल ले जाना चाहता था, उसकी जान बचाना चाहता था, लेकिन कुसुम ने नन्ही सी 5 साल की कसक को मेरे गोद में देते हुए कहा कि आज से ये तुम्हारी बेटी है, कसक विजय चौधरी, और इसे इसी नाम से तुम पालना, इसके माँ बाप के नाम का साया तक इस पर मत पड़ने देना। और इतना कहते हुए कुसुम ने मेरी बाहों में अपना दम तोड़ दिया था। और वह दिन था और आज का दिन है जो मैंने कसक को उसके माँ बाप के नाम से भी दूर रखा है। कसक आज कसक विजय चौधरी के नाम से जानी जाती है, ना कि कसक कृष्ण राव के नाम से। विजय जी अपनी कहानी सुनाने के बाद सर झुकाए चुपचाप बैठे हुए थे और बाकी सभी उन्हें देख रहे थे, क्योंकि किसी ने भी यह नहीं सोचा था कि कसक के नाम के पीछे इतनी दर्द भरी कहानी हो सकती है। इस एक कहानी में विजय जी, कुसुम और कसक, इन सब की जिंदगी में सिर्फ दर्द था। विजय जी और कुसुम की जिंदगी में अपनी मोहब्बत को खोकर जीने का दर्द, तो वही कसक की जिंदगी में अपने माँ बाप के नाम से भी दूर रहने का दर्द, जिसे आज तक कसक से दूर रखा गया था। सभी विजय जी का झुका हुआ चेहरा देख रहे थे। उन्हें पता था कि विजय जी अपनी पहली मोहब्बत को याद करके विजय जी मायूस हो गए हैं। अभय ने कुछ देर विजय जी की झुके हुए चेहरे को देखा और उसने कहा, विजय अंकल, आपने कभी कुसुम आंटी से पूछने की कोशिश की कि वह कसक को लेकर क्यों भाग कर रही थी? के सवाल को सुनकर विजय जी सोच में पड़ गए। फिर उन्होंने कहा, मैंने कोशिश की थी कुसुम से कई बार पूछने की, लेकिन कुसुम हमेशा उस बात को टाल दिया करती थी। अभय ने उनकी तरफ देखकर मुस्कुराते हुए कहा, कोई बात नहीं, मैं आपको बताता हूँ।
विजय अभय की शकल देखने लगे कि आखिर इतने साल पुराने बात को आज अभय कैसे बता सकता है। अभय ने बोलना स्टार्ट किया, जब आपकी शादी की खबर कुसुम आंटी को मिली तो उन्हें एक गहरा सदमा लगा। क्योंकि वह अनाथ थी, उन्हें कभी किसी का प्यार नहीं मिला था। आपकी वाइफ ने उन्होंने सिर्फ बेस्ट फ्रेंड नहीं एक बहन देखा था। लेकिन उन्होंने धोखा दिया और आप में उन्होंने अपनी पूरी दुनिया देखी थी। लेकिन आपसे भी उन्हें धोखा मिला, वह टूट गई थी। उन्होंने अपनी जिंदगी खत्म करने के बारे में सोच लिया था। लेकिन तभी कृष्ण राव ने उनकी जान बचाई और उनके सामने उनसे शादी करने का प्रपोजल रखा। कुसुम आंटी के पास जीने के लिए कोई सहारा नहीं था, इसलिए उन्होंने कृष्ण राव की प्रपोजल को एक्सेप्ट कर लिया और उनसे शादी करके उनके साथ दिल्ली चली गई। दिल्ली में कृष्ण राव के परिवार में उनका स्वागत बहुत अच्छे से किया। लेकिन कुसुम आंटी आपको भूल नहीं पाई थी। धीरे धीरे वक्त बीत रहा था और कृष्णा राव के केयर और प्यार ने कुसुम आंटी के दिल में अपनी जगह बना ली और फिर दोनों एक हो गए। और एक दिन पता चला कि कुसुम आंटी प्रेग्नेंट है। उनकी प्रेगनेंसी के पीरियड के दौरान कृष्णा राव ने उनका बहुत ख्याल रखा, उनके हर एक बात में वह एक पैर पर खड़े रहते थे। कुसुम आंटी अगर कभी झूठ नाराजगी दिखाई तो कृष्ण राव उन्हें मनाने के लिए कुछ भी कर जाते थे, जिससे कुसुम आंटी के दिल में कृष्ण राव के लिए प्यार बढ़ता गया। फिर वह वक्त आया जब उनकी डिलीवरी के टाइम पर उन्होंने एक बेटे को जन्म दिया। लेकिन हॉस्पिटल की लापरवाही की वजह से कुसुम आंटी अपने बेटे को देख भी नहीं पाए और उनका बेटा हॉस्पिटल से गायब हो गया। कृष्ण राव ने पूरे हॉस्पिटल को छान मारा, हर तरफ नाकाबंदी कर दिया, लेकिन उन्हें बच्चा कहीं नहीं मिला, जिससे दोनों टूट गए थे और दोनों एक दूसरे को संभाल रहे थे। लेकिन दोनों के दिल में ही अपने बच्चे को खोने का दर्द था। फिर एक वक्त आया जब उन्हें पता चला कि कुसुम आंटी फिर से प्रेग्नेंट है और इस दौरान कृष्णा राव ने उनका दुगनी तरह से ख्याल रखा और जब डिलीवरी का वक्त आया तो कुसुम आंटी ने हॉस्पिटल जाने से मना कर दिया, क्योंकि उनके दिल में एक डर बैठ गया था कि शायद इस बार भी उनके बच्चे को उनसे छीन लिया जाए। उनकी इस डर को देखते हुए कृष्ण राव ने पूरा हॉस्पिटल ही अपने घर पर बुला लिया। इस प्रेगनेंसी में उनकी जान जाती जाती बची थी, लेकिन उन्होंने एक प्यारी सी बेटी को जन्म दिया और वह बेटी थी कसक। उन्होंने बड़े प्यार से अपनी बच्ची का नाम कसक रखा था, क्योंकि कुसुम आंटी और कृष्णा राव दोनों के नाम में का और स का मिक्स था। इसलिए दोनों ने अपने नाम से अपनी बेटी का अपने प्यार की अंश का नाम रखा और फिर से उनकी जिंदगी खुशियों से भर गई। कृष्ण राव दिल्ली सुप्रीम कोर्ट के जज पैनल के थर्ड जज बने और उनकी खुशियां पर से चार चांद लग गई। लेकिन कहते हैं ना, खुशियां ज्यादा दिन टिकती नहीं है। उनके साथ भी ऐसा ही हुआ। कृष्ण राव का ट्रांसफर मुंबई हाई कोर्ट के लिए हो गया और यहीं से बदली उनकी जिंदगी। कृष्ण राव अपने परिवार, अपनी बीवी, बच्ची और माँ बाप को लेकर मुंबई के लिए रवाना हो गए। वो अपना काम पूरे ईमानदारी से करने लगे। तभी एक दिन उन्होंने रास्ते में एक गुंडा जिसका नाम अध्यप्ति था उसे और उसके गैंग को 14 साल की बच्ची का गैंगरेप करते हुए देखा, तो उन्होंने उस बच्ची को बचाने के लिए आसपास जोर जोर से चिल्लाना शुरू कर दिया और आखिर में उन्होंने उस बच्ची को बचा तो लिया, लेकिन उस बच्ची की कंडीशन बहुत खराब हो गई, क्योंकि 8-10 लोगों ने बार बार उस बच्ची का रेप किया था। आखिर में उस बच्ची की अस्पताल में मौत हो गई और यह केस भी आया कृष्ण राव के हाथ में और वह ठहरे सत्यवादी इंसान। उन्होंने मुजरिम अध्यापति को 14 साल का सजा सुना दिया। इसके बाद वह अपने परिवार के साथ खुश रहने लगे, लेकिन एक दिन अध्यापति और उसके कई साथी जेल तोड़कर भाग गए और उन्होंने सबसे पहले कृष्ण राव के घर में घुसकर उन्हें मारने की कोशिश की। तभी कृष्णा अपने माँ और बाप को तो नहीं बचा सके, लेकिन उन्होंने कैसे भी करके कुसुम आंटी और कसक को बचा लिया और उन्होंने कुसुम आंटी को कसम दिया कि वह कसक को लेकर कहीं दूर चली जाए, कसक को जिंदा बचाए, क्योंकि वह उनकी प्यार की निशानी थी। और इस वक्त जब कुसुम आंटी कसक को लेकर भाग रही थी, तब वह आपसे टकराए और आप उन्हें लेकर अपने साथ चले गए। अभय के इस खुलासे से सभी अभय की शक्ल देख रहे थे। कसक की माँ बाप की कहानी कोई नहीं जानता था, लेकिन अभी जिस तरह से अभय ने उनकी कहानी बताया था, ऐसा लग रहा था जैसे कि अभय ने अपने आंखों देखा हाल बताया है। विजय जी स्तब्ध अपनी जगह पर बैठे हुए थे कि आखिर उनकी पहली मोहब्बत ने कुसुम ने कितना कुछ सहा था, और वैसा ही कसक के साथ था। उसने भी अब तक जितना कुछ सह लिया था। तभी राघवेंद्र जी ने कहा, क्या कसक को अपने माँ बाप के बारे में कुछ पता है? और कसक जिंदा है क्या? ये बात अध्यप्ति को पता चला है? नहीं, यह अभी तक पता नहीं चला है, क्योंकि अध्यप्ति ने उसे ढूंढने की बहुत कोशिश की थी, लेकिन उसका कहीं कुछ पता नहीं चला था। तभी विजय जी ने अभय, राजीव जी और वहां खड़े सभी लोगों के आगे अपने हाथ को जोड़ते हुए कहा, इस कमरे में जो आप सब ने सच्चाई बताई है, जो मैंने बताया है, वह इस कमरे में ही रह जाए तो अच्छा है। मेरी बेटी के सामने ये सच कभी ना आए,
कि वह मेरी नहीं किसी और की बेटी है, और वैसे भी उसका सच दुनिया के सामने अगर आया तो उसकी मौत के प्यासे लोग फिर से जाग उठाएंगे और उसे मरने के लिए आतुर हो जाएंगे, और मैं अपनी बच्ची को नहीं खो सकता। विजय जी के कहने पर राघवेंद्र जी ने उनके हाथ पर अपना हाथ रखते हुए कहा, विजय तुम बेफिक्र रहो, इस कमरे में हुई बात कभी इस कमरे से बाहर नहीं जाएगी। इस कमरे से बाहर जाने के बाद सब इस बात को भूल जाएंगे कि कसक तुम्हारी बेटी है या नहीं। हमने कसक को तुम्हारी बेटी के रूप में अपनाया था और हमारे लिए कसक तुम्हारी बेटी ही रहेगी। राघवेंद्र जी के इतना कहने से अभय भी स्माइल कर रहा था। सभी राघवेंद्र जी ने कहा, ठीक है सारी बातें हो गई है, अब हमें यहाँ से जाना चाहिए क्योंकि हम सब यहाँ पर काफी देर से है। अगर कोई भी यहाँ हमसे कोई सवाल पूछता है कि हम सब यहाँ क्या कर रहे हैं, तो उसका जवाब हम नहीं दे पाएंगे, खास करके कसक को। तो अब हमें बाहर चलना चाहिए। देखते हैं कसक ने अपने लिए क्या पसंद किया है। अभी तक अभय जो सीरियस था, उसे याद आया कि कसक तो अपने लिए लहंगा देख रही थी। अब अभय भी एक्साइटेड होने लगा कि कसक कौन सा ड्रेस पसंद करेगी अपने लिए और वह उसमें कैसी लगेगी। सभी कमरे के बाहर निकलने लगे। वहीं राघवेंद्र जी, राजीव जी और अजय जी कमरे से बाहर निकल जाकर सोफे पर बैठ गए। तभी उन्होंने देखा कि कसक सामने से वॉशरूम से मिरर वाला लहंगा पहनकर आ रही है, जिसमें वह बहुत प्यारी लग रही थी। वो लहंगे रेड फैब्रिक में मिरर और व्हाइट पर्ल की डिजाइनिंग कॉम्बिनेशन में बना वह लहंगा बहुत खूबसूरत लग रहा था, और कसक के पहनने के बाद तो उसकी वैल्यू भी बढ़ गई थी। कसक जो थोड़ी हेल्दी थी, उस पर वह लहंगा बहुत अच्छा लग रहा था। तभी कसक सोनिया के पास आए और उससे बोली, सोनिया दी यह मुझे बहुत टाइट हो रहा है, देखो ना यहाँ पर लग रहा है। सोनिया ने देखा तो जो स्लीव कसक के हाथ पर थी, वह उसके हाथ पर घप गई थी पूरी तरह से, और अगर ऐसा रहा तो उस पर ब्लड भी जम सकता है। तो सोनिया ने कसक से कहा, ठीक है तुम जाकर इसे चेंज करो और उसके बाद तुम मुझे अपना साइज दे दो, मैं इसे ठीक कर दूंगी। तुम्हारे साइज का? सोनिया ने जैसे ही साइज कहा वैसे ही कसक को कल रात की अभय के वर्ड्स और उसका नाप लेना याद आया। तब कसक ने सोनिया के हाथ को पकड़ा और उसके हाथ को अपने हिप पर रखते हुए कहा, इसका साइज 36 है। फिर उसके हाथ को अपने कमर पर रखते हुए कहा, इसका साइज 34 है। फिर कसक ने सोनिया के हाथ को अपने ब्रेस्ट पर रखते हुए कहा, हब्बी ने कहा था इसका साइज 32 है, लेकिन हब्बी को इस पर बहुत मेहनत करनी पड़ेगी। जैसे ही सोनिया ने ये सुना उसने तुरंत अपना हाथ हटा लिया, उसे बहुत शर्म आ रही थी, और वही बाकी सब जो वहां आकर बैठे थे। कसक की हरकत और उसकी बातें सुनकर उनके चेहरे भी शर्म से लाल हो गए। राघवेंद्र जी और राजीव जी तुरंत अपनी जगह से उठाते हुए बोले, विजय हमें लगता है हमें गार्डन में चलकर बात करना चाहिए, चलो। विजय जी भी राघवेंद्र जी और राजीव जी के साथ बाहर जा ही रहे थे कि कसक ने उन्हें देखते हुए कहा, पापा पापा आपको एक बात बताऊं। कसक अपने लहंगा के संभालते हुए विजय जी के पास आए और उनसे अपने ब्रेस्ट को दिखाते हुए बोली, आपको पता है कल रात को हब्बी ना बेड टच कर रहे थे और उन्होंने कहा कि इसकी साइज को बढ़ाने के लिए हब्बी को बहुत मेहनत करनी पड़ेगी। कसक की बातें सुनकर अभय के सभी फ्रेंड अभय की तरफ देखकर हंस रहे थे, और अभय शर्म से अपना चेहरा कहाँ छुपा ले ऐसा हो रहा था। कसक के सामने खड़े विजय जी से कुछ बोला नहीं जा रहा था। विजय जी क्या ही कहते हैं, एक पति का अपनी पत्नी की जिस्म पर पूरा हक होता है, और इस चीज को लेकर वह कसक को कुछ समझा भी नहीं सकते थे, क्योंकि एक लड़की को उसके बॉडी का और प्राइवेट पार्ट्स के बारे में जो भी नॉलेज देनी होती है, वह एक माँ या एक औरत ही दे सकती है। एक पिता इन सब चीजों के बारे में कैसे अपनी बेटी से बात कर सकता था। फिर भी विजय जी ने कसक को बचपन में गुड टच और बैड टच के बारे में बताया था, कि अगर कोई उसे अजीब तरह से छुए तो वह बैड टच होता है, और अगर कोई उसे बस प्यार जताने के लिए छुए तो वह गुड टच होता है। और अभी कसक उनसे ही यह कह रही थी कि उसके हब्बी ने पिछले रात को उसे बैड टच किया और उसके उभारों को बढ़ाने में उसे और मेहनत करनी पड़ेगी। विजय जी ने पीछे मुड़कर अभय को देखा तो अभय शर्मिंदगी से अपना चेहरा नीचे झुकाए हुए था। वो क्या बोले कि उसने ऐसा क्यों किया, वह तो बेचारा अपनी वाइफ के साथ उस मोमेंट को याद कर रहा था जब उसने कसक को वह सब कहा था। बेचारा अभय, उसे क्या पता था कि उसकी छोटी सी वाइफ लाउड स्पीकर बनकर उसके किए गए कारनामे पूरे घर में सबको बताती फिरेगी। अब अभय को इस बात का डर लग रहा था कि जैसे सुबह को कसक ने उसके फैमिली के सामने उसके बड़े इंजेक्शन के बारे में बोल दिया था, वैसे ही कहीं विजय जी के सामने ना बोल दे। तभी विजय जी ने कसक के सर पर हाथ रखते हुए कहा, अरे काशू बेटा देखो, ये तुम्हारे हाथ में स्लीव घप जा रहे हैं, इसके निशान बन जाएंगे और खून भी जम जाएगा, बच्चा जाकर इसे चेंज कर लो काशू। विजय जी ने कसक को फुसलाने और उसे इस टॉपिक से भटकाने के लिए उसके लहंगे के स्लीव का उसके हौंठ घपना को याद दिलाया कि स्लीव कितनी टाइट है।
विजय जी ने उसकी ड्रेस को दिखाते हुए कहा था। तो कसक को याद आया कि अभी तो सोनिया ने उससे कहा था कि उसे कपड़े चेंज करना चाहिए, नहीं तो उसकी स्लिप की वजह से उसके हाथ में कसाव और खून जम सकता है। कसक ने अपने लहंगे को छोड़ा और अपने सर पर मारते हुए कहा, अरे हाँ पापा, मैं तो भूल गई, अभी तो सोनिया दी ने मुझसे कहा था कि मैं जाकर ये ड्रेस चेंज कर लूं। आप जाना मत, आप यही रहना, मैं अभी जाकर चेंज करके आती हूँ। कसक विजय जी से कितना बोलकर पीछे मुड़कर जाने लगी। विजय जी ने गहरी सांस ली कि अब उन्हें कुछ भी सुनने को नहीं मिलेगा और वह वापस राजीव जी और राघवेंद्र जी के साथ बाहर की तरफ जाने के लिए बढ़ गए। लेकिन तभी कसक वापस से मुड़ी और बोली, पापा आपको एक और बात बतानी है, सुनो तो। हाँ पापा, आपको पता है कल रात को हब्बी ने मेरा चुम्मा लिया था, तो मैंने भी उनका चुम्मा ले लिया। कसक के इतना कहते ही विजय जी तुरंत वहां से भाग जाना चाहते थे, लेकिन कसक किसी छोटे से बच्चे की तरह उनके पास आकर उन्हें सब कुछ बता रही थी। तभी कसक ने अपनी उंगली को चीन पर रखकर कुछ सोचते हुए उनसे बोली, और आपको पता है हब्बी के पास ना बड़ा वाला इंजेक्शन है, और हब्बी बोल रहे थे मुझे वह इंजेक्शन लगाएंगे। पापा आपको तो पता है मुझे कितना डर लगता है इंजेक्शन से, आप बोलोगे ना हब्बी को कि वह मुझे इंजेक्शन ना लगाए। ये सब कहते हुए कसक ने अभी अपना चेहरा एकदम छोटा सा उतरा हुआ कर लिया था, जैसे कि अभी सच में उसे बड़ा वाला इंजेक्शन लगाया जा रहा है और उसे बहुत डर लग रहा है इंजेक्शन से। और उसके इस बात को सुनकर अभय के जितने दोस्त थे वह जोर जोर से हंसने लगे। तभी ओमन ने अभय की पीठ पर मुक्का जड़ते हुए कहा, अबे कमीने, जब तुझे पता है कि तेरा मोबाइल हैंग कर रहा है तो उसमें सिम कार्ड डालने की क्या जरूरत है तुझे? देख लिया ना, तेरा कॉल डिस्कनेक्ट हो रहा है। ओमन इतना बोलने के बाद जोर जोर से हंसने लगा और उसे देखकर बाकी सब भी हंसने लगे। उन सब के हंसने से अभय ने उन सबको घूर कर देखा तो सभी ने अपने मुंह पर उंगली रख ली और खुद को हंसने से रोकने लगे, लेकिन तुरंत ही वह सब वापस से जोर जोर से हंसने लगे। इतने में विजय जी, राघवेंद्र जी और राजीव जी तीनों ही जल्दी से विला से बाहर निकल चुके थे। वहीं सुनैना जी सोनिया और नीली को इशारे से बुलाकर अपने साथ किचन में लेकर चली गई थी। अब कसक उन सब में अकेली वहां लड़की थी, जो एक मासूम छोटी बच्ची थी जिसे उनके बोलने का कुछ भी मतलब समझ नहीं आने वाला था, और वही आयुष कोने में खड़ा अपना पेट पकड़कर हंस रहा था, जिसे देखकर अभय ने गुस्से से अपने पैर में पहने जूते को निकालकर आयुष को फेंक कर मारते हुए चीरते हुए कहा, ये सब इस आयुष की वजह से हुआ है। इसे तो मैं माँ बहन की गाली तक नहीं दे सकता, क्योंकि इसकी माँ मेरी माँ है, और अगर कोई बहन होती हमारी तो वह मेरी भी बहन होती, इस कमीने को मैं छोड़ूंगा नहीं। अभय ने जो जूता आयुष को फेंक कर मारा था वो आयुष को लगता उससे पहले ही आयुष ने अभय के जूते को कैच कर लिया था। अभी अभय कुछ और बोलता उससे पहले ही आयुष ने कहा, मैंने कौन सा गलत बोला था, मैंने तो बस इतना ही कहा था कि मुझे चाचू बना दो, लेकिन आप तो कॉन्डोम देखकर ऐसे मुझे घूर रहे थे जैसे कॉन्डोम के पैकेट को छूने से आपको पापा चढ़ेगा, जैसे कि आपको कॉन्डोम यूज ही नहीं करना है। इसलिए मैंने अपनी नई नवेली प्यारी सी भाभी से कहा कि वो आपको कॉन्डोम यूज ना करने दे, और जब तक आप उनके साथ कुछ कर ना ले तब तक वो आपको सोने भी ना दे। और मुझे क्या पता था कि मुझे जो भाभी मिली है उनका अभी मेन वायर ही कटा हुआ है, इसलिए अभी वो आपके प्राइवेट वायर से कनेक्ट नहीं कर पाएंगी। अगर मुझे उस वक्त समझ आ जाता तो मैं ऐसा कुछ भी नहीं कहता ना। आयुष की ये सारी बातें सुनकर अभय ने अपना दूसरा जूता भी उतार कर उसे फेंक कर मारा, तो आयुष ने दूसरा जूता कैच किया और भागते हुए विला के बाहर चला गया। तभी अभय की हालात देखकर सब हंसने लगे। तो अभय ने ओमन को गुस्से से घूरते हुए कहा, मुझे नहीं पता था कि मेरा मोबाइल हैंग कर रहा है। अगर मुझे पता होता तो मैं उसमें सिम कार्ड नहीं डालता, और एक बार जब तक मैं सिम कार्ड नहीं डालूंगा तो मुझे नेटवर्क क्लियर आ रहा है या नहीं वो कैसे पता चलता, इसलिए मैंने सिम कार्ड डाला। लेकिन ये तो वायरस बनकर सबके मोबाइल को हैंग कर रहा है। अभय ने अफसोस में अपने सिर को नीचे झुका लिया। तभी उदय हंसते हुए बोला, तेरे सिम कार्ड डालने का साइड इफेक्ट ये हुआ कि तेरा फोन कॉल कहीं भी वायरस की तरह फैल रहा है। अभय ने ओमन को देखकर गुस्से से कहा, अबे यार, उसे ठीक करने का कोई तो इलाज होगा। बताना, तू डॉक्टर है, मैं डॉक्टर नहीं हूँ, नहीं तो मैं खुद कर लेता उसे ठीक। अभय और सबने सामने देखा तो कसक अपने कपड़े चेंज कर वापस आ रही थी, और उसने हॉल में ही खेल रहे किट्टू को गोद में उठाया और विजय जी को ढूंढती हुई विला के बाहर जाने लगी। तभी ओमन ने कहा, विजय अंकल को बोलो कि उसकी सारी पुरानी रिपोर्ट्स मुझे सेंड करे, मैं उसे देखता हूँ क्या कर सकते हैं, और जितनी जल्दी होगी ट्रीटमेंट शुरू करेंगे, क्योंकि अगर क्यूट बेबी इस तरह से रही ना तो वह तेरी इज्जत का फालूदा बना देगी।
इतना कहकर ओमन एक बार फिर से हंसने लगा। वहीं ओमन के कसक को क्यूट बेबी बोलने पर अभय उसे घूर कर देखने लगा। तभी अमन बीच में बोला, यार ओमन यू आर राइट, वह बहुत क्यूट है। तो हम उसे भाभी तो नहीं बोलेंगे, मैं तो उसे क्यूट रैबिट बोलने वाला हूँ। बिल्कुल मेरी लिटिल प्रिंसेस की तरह। अमन की इतना बोलने पर अभय ने उससे कहा, वह तेरी बहन लगेगी मुझे, तुम कमीनों पर भरोसा नहीं है। सालों तुम लोग मुझसे मेरी बीवी को छीन लोगे तो बहन बोलोगे तुम सब उसे। तभी उदय ने कहा, अभय तू इतना भी हम पर शक मत कर यार, हम तेरे दोस्त है। तभी अभय ने कहा, और रियली उदय तुमने काशवी को प्रपोज नहीं किया था? तभी उदय ने कहा, तो मैंने कोई गलत इंटेंशन से उसे प्रपोज नहीं किया था कि मैं उसे तुझसे छीन लूंगा, मुझे लगा वह लड़की कहीं गोल्ड डिगर तो नहीं है, इसलिए मैंने उसके सामने प्रपोजल रखा था ताकि पता चल सके कि वह रियल में तेरी वैल्यू करती है या फिर वह किसी के भी साथ सोने के लिए तैयार है। उदय के इतना कहने से वहां का माहौल थोड़ा गंभीर हो गया था। तभी नितिन ने कहा, वैसे आंटी ने हमें सिर्फ ये बताया कि काशवी ने तुझसे शादी करने से मना कर दिया था और उसके बाद ही क्यूट रैबिट की शादी तुझसे हुई। लेकिन काशवी ने तुझसे शादी करने के लिए मना क्यों किया था? नितिन के इस सवाल से सब अभय को देखने लगे। अभय अब थोड़ा सीरियस हो गया और उसने कहा, क्योंकि मैं अपाहिज हूँ। तब निखिल जोर जोर से हंसते हुए बोला, और रियली अभय तू अपाहिज है? कब से और कब तक तू अपाहिज रहने वाला है? निखिल के इतना कहते ही वहां एक बार फिर से जोरों से हंसने की आवाज गूंजने लगी। तभी अभय ने निखिल के पेट में मुक्का जड़ते हुए कहा, चुप कर, अगर मॉम डैड और दादू ने सुन लिया ना तो वह लोग मुझे पूरे घर में भाग भाग कर मारेंगे। तुझे पता है कि मैं एक आर्मी ऑफिसर हूँ, मेरी आर्मी में कितनी वैल्यू है, लेकिन घर पर मैं सिर्फ उनका बेटा और पोता हूँ, इसलिए वह लोग मुझ पर जो चाहे वह सितम कर सकते हैं। मुझे मम्मी मार सकती है, पीट सकती है, और अगर उन्हें पता चला कि यह मेरा अपाहिज होना सिर्फ एक प्लान है और मैंने उन्हें इस बारे में नहीं बताया है, तो मम्मी डैड और दादू तीनों मिलकर मेरे पैर सही में तोड़ देंगे और मुझे जिंदगी भर के लिए इस व्हीलचेयर पर बैठा देंगे। राजू अभय की बात खत्म होने पर कुछ सोच रहा था। उसने कहा, अच्छा काशवी ने तेरे अपाहिज होने पर तुझसे शादी करने से मना कर दिया, लेकिन क्यूट रैबिट ने तुझसे शादी करने के लिए क्यों हाँ कहा? अब यहाँ एक तरह का अदालत लग चुका था, जिसमें अभय के सभी फ्रेंड लॉयर थे और अभय उनका क्लाइंट जिसे उनके सारे सवालों के जवाब देने पड़ रहे थे। अभय ने राज के सवाल को सुना तो उससे कहा, मुझे नहीं पता कि विजय अंकल ने कसक से क्या कहा मुझसे शादी करने के लिए, लेकिन जब वह मुझसे शादी करने के लिए तैयार हुई और हम मैरिज ब्यूरो पहुंचे शादी करने के लिए, तब उसने मेरा हाथ पकड़ा और मेरे मना करने पर मुझसे कहा कि वह सारी जिंदगी मेरा हाथ पकड़ कर रहेगी, चाहे फिर मैं व्हीलचेयर पर ही बैठा क्यों ना रहूं। जब तक उसकी सांसें चल रही है तब तक वह मेरा हाथ पकड़ कर रहेगी, क्योंकि उसे ऐसा करने के लिए उसके पापा ने कहा है। अमन ने अभय की बात खत्म होने पर कहा, अभय क्यूट रैबिट अपने पापा से बहुत ज्यादा अटैच है, इसलिए तुझे क्यूट रैबिट का फोकस अपने तरफ करना होगा। अगर तूने ऐसा कर लिया तो वह पूरी जिंदगी सच में तेरी रहेगी, नहीं तो तेरे और उसकी रोमांस के बीच में विलेन तेरा ससुर ही बनेगा। अमन ने अभी इतना कहा ही था कि तभी उसे अपनी तरफ एक जूता उड़ता हुआ आता हुआ नजर आया। जूता अमन को लगता उससे पहले ही अमन ने जूता कैच कर लिया, लेकिन जूते के साथ आयुष जो भागते हुए उसके तरफ आता हुआ नजर आया, अमन उसे कैच नहीं कर पाया। आयुष चिल्लाकर कह रहा था, अमन भाई मैं आपको छोड़ूंगा नहीं, मैं यहाँ चाचू बनने के सपने देख रहा हूँ और आप कह रहे हो कि मेरे भाई और भाभी के रोमांस के बीच में उनका ससुर विलन बनेगा। अमन आयुष को अपने तरफ भागकर आते हुए देख थोड़ा घबरा गया था, लेकिन बेचारा अमन आयुष को रोकने के लिए कुछ करता या सोचता तब तक आयुष जो भागकर आ रहा था, उसका फर्श पर पैर फिसलने की वजह से बैलेंस बिगड़ा और वो हड़बड़ाते हुए सीधा जाकर अमन के गोद में गिरा। अमन ने उसे बड़ी मुश्किल से फर्श पर गिरने से बचाया था। अमन आयुष को अपने गोद में देखकर गुस्से से उसे नीचे पटकते हुए बोला, तूने मुझे जूते फेंक के मारे और तू खुद भी आ रहा था मुझे करने के लिए, लेकिन भगवान कभी गलत होने नहीं देता, देख तू खुद नीचे पड़ा है। अमन अब बेचारा आयुष का मुंह देख रहा था। आयुष अपने कमर को पकड़े हुए बोला, अमन भाई जब गोद में कैच कर ही लिया था तो नीचे पटकने की क्या जरूरत थी? अब मेरी नाजुक सी कमर टूट गई। अब सब बेचारे अमन और आयुष को देख रहे थे और अभय जो व्हीलचेयर पर सामने ही बैठा था, उसने आयुष जो नीचे पड़ा था उसके बाल अपने मुट्ठी में कस के भींचते हुए उसे अपने आगे खड़ा करते हुए कहा, तूने क्या क्या सिखाया था कल कसक को? अब बेचारा आयुष आया था अपने भाई की शिकारी पिंजरे में, उसने अपनी कमर के दर्द को भूलकर अपनी बत्तीसी दिखाते हुए बोला, अरे भाई बोल तो दिया कि मैंने क्या क्या बोला था भाभी को,
फिर आप क्यों मेरे बालों को सत्यानाश कर रहे हो? देखो मैंने बहुत मुश्किल से अपने बालों को बढ़ाया है। आपकी शादी के लिए फिर से इन्हें गांजा मत करो। तभी वहां पर सुनैना जी, सोनिया और नीली आ गई, क्योंकि आयुष के नीचे गिर के चिल्लाने की वजह से वह सभी किचन से निकलकर हॉल में आ गई थी। सुनैना जी ने जब आयुष को देखा कि अभय ने उसके बालों को कस के पकड़ रखा है अपने आगे करके, तो उन्होंने अभय से कहा, अभय ये क्या हरकत है, छोड़ उसको, वह तुम्हारा छोटा भाई है, तुम्हारा कोई मुजरिम नहीं जो तुम उसे इस तरह ट्रीट कर रहे हो, छोड़ो आयुष को। अभी अभय कुछ कहता उससे पहले ही आयुष ने उसे धमकाते हुए कहा, भाई मेरे बाल छोड़ दो, अगर मेरे एक भी बाल टूटे ना तो देख लेना, आप यह व्हीलचेयर पर सिर्फ दिखावे के लिए बैठे हो, यह मैं मम्मी के सामने पोल खोल दूंगा, फिर आपको पूरी जिंदगी सच में इस व्हीलचेयर में बैठना पड़ जाएगा। फिर मुझसे मत कहना कि मैंने आपको पहले वार्न नहीं किया था। और मेरी प्यारी भाभी भी मेरी बेस्टू है, फिर मैं उनको क्या क्या सिखाऊंगा वो आप सोच भी नहीं सकते, इसलिए फर्स्ट वार्निंग में मेरे बाल छोड़ दो। अभय आयुष की वैसी ही बाल पकड़े हुए सर को अपनी तरफ घुमाकर उसके चेहरे को देखा तो आयुष ने आई विंक किया, जैसे कह रहा हो कि छोड़ दो, अभी आपके पास टाइम है, नहीं तो फिर आपकी इज्जत की वाट जो लगेगी वह मुझसे मत कहना। आयुष की आंखों की लैंग्वेज को समझने के बाद अभय की त्योरियां चढ़ गई और उसने झटके से आयुष के बाल को छोड़ दिया, जिससे आयुष एक बार फिर से फर्श पर धड़ाम की आवाज के साथ गिरा और अपने कमर को पकड़ते हुए बोला, हे भगवान, ये सारे मेरे भाई हैं, नहीं है मेरे भाई, नहीं है मेरे दुश्मन है, मेरे कमर को तोड़ने के पीछे लगे हैं। फिर ऊपर उठते हुए अपने बालों को छू छू कर चारों तरफ से देख रहा था कि कहीं उसके कोई बोल तो नहीं टूट गए हैं। सुबह से इन सब लफड़ों में कसक की पास्ट के बारे में सब चीज में वक्त दोपहर का हो चुका था। तभी सुनैना जी अभय और आयुष और बाकी सब को देखते हुए बोली, तुम सब हाथ मुंह धोकर आ जाओ, खाना लगा रही हूँ, और आयुष जाओ बेटा बाहर, पापा अंकल और दादू सबको बुला लाओ खाने के लिए। आयुष यस मॉम बोलकर 2 कदम आगे बढ़ा, लेकिन उससे सही से भी चला नहीं जा रहा था। वह अपनी कमर को पकड़कर थोड़ा झुककर चल रहा था। उसने बड़बड़ाते हुए कहा, अमन भाई और भाई, आपने मुझ बेचारे के साथ अच्छा नहीं किया, मेरे कमर में जब तक दर्द रहेगा मैं तब तक आप दोनों को कोसूंगा। और भाई अब देखो आप, मैं मेरी बेस्टू को और क्या क्या सिखाता हूँ। तभी वहां कसक अपने किट्टू को लेकर भागते हुए आए और अभय के पास जाकर सबके सामने बोली, हब्बी ना, मुझे आपका बड़ा वाला इंजेक्शन देखना है, दिखाओ ना। कसक के मुंह से जैसे निकला कि वह अभय का बड़ा वाला इंजेक्शन देखना चाहती है। सभी हैरानी से उसे देखने लगे और उसके बाद फिर अभय की शक्ल देखने लगे। अभय की शक्ल की हवाएं उड़ गई थी, ये सोचकर कि अभी कसक उससे क्या देखने के लिए मांग रही है। क्या उसे पता है कि बड़ा वाला इंजेक्शन का मतलब क्या है, और क्या उसे ऐसे सबके सामने में वो बड़ा इंजेक्शन दिखाया जा सकता है? तभी कसक ने फिर से जिद करते हुए कहा, हब्बी दिखाओ ना बड़ा वाला इंजेक्शन, आप कल से बोल रहे हो कि आपके पास बड़ा वाला इंजेक्शन है, लेकिन दिखाने के लिए तो आपके पास कुछ नहीं है। पापा कहते हैं ना कि बातें बड़ी और दर्शन छोटी, आप वैसी ही हो, आप सिर्फ बोल रहे हो कि आपके पास बड़ा वाला इंजेक्शन है, लेकिन आपके पास कोई इंजेक्शन है ही नहीं। आप सिर्फ बातें बड़ी कर रहे हो, लेकिन है कुछ नहीं आपके पास। कसक, जिसने अभी किट्टू को अपने गोद में लिया हुआ था, उसे नीचे छोड़ा और झुककर अभय की चेहरे के पास चेहरा ले जाकर बोली, अभी आप ना एक सुतली बम हो जो फूटता नहीं है, फुशुशुशुश हो जाता है। और अगर अब से आपने मुझे अपने बड़े वाले इंजेक्शन के नाम पर डराया तो मैं आपकी इस चेयर के नीचे। कसक ने अपनी उंगली से अभय के व्हीलचेयर के हैंडल पर 2 बार मारा और आगे कहा, इस चेयर के नीचे में बड़ा वाला आलू बम रख दूंगी और उसमें माचिस लगा दूंगी। उसके बाद आप ना एकदम बूम फूट जाओगे, और यह जो आप चेयर पर बैठे रहते हो ना और आराम फरमाते रहते हो, उठकर खड़े हो जाओगे और इधर उधर भागने लगोगे। इतना कहकर कसक उठी और अपने बालों को एकदम स्टाइल से पीछे झटकते हुए बोली, हूँ खाली बड़े वाले इंजेक्शन से डराने चले थे फूस की बम। इतना कहते हुए कसक पीछे मुड़ी और खुद से ही बोली, बेस्टू भी ना कुछ भी बोलते रहता है। उसने कहा, हब्बी से बड़ा वाला इंजेक्शन देखने को मांगो, लेकिन हब्बी के पास तो है ही नहीं, मुंह बंद हो गया हब्बी का। और कसक जाकर डाइनिंग चेयर पर बैठ गई। अभी जो भी कसक ने अभय से कहा था कि उसके व्हीलचेयर के नीचे बम लगाकर उड़ा देगी, वह सभी बातें सुनकर सभी कसक का मुंह देख रहे थे और अभय सदमे में अपनी चेयर को देख रहा था कि उसके चेयर को अगर कसक उड़ा देगी तो वह बैठेगा किसमें। बाकी पूरा रैम्बो गैंग कसक को हैरानी से देख रहा था कि अभी जो लड़की इतनी चुप चुप उन सबके सामने सहमी सहमी सी थी, वह अभी ऐसे बिंदास होकर उन सबके सामने ही अभय को ये कह रही थी कि वह उसके चेयर के नीचे बड़ा वाला आलू बम लगाकर उड़ा देगी।
इसके बाद अभय खुद चेयर के साथ उड़ जाएगा और वह उठकर चलने लगेगा और इन सब से विपरीत दरवाजे के पीछे छुपा आयुष अपने पेट को पकड़कर हंस रहा था। उसने हंसते हुए कहा, मुझसे पंगा लोगे भाई, अब देखो मैं आपकी क्यूट लिटिल गर्ल से क्या क्या करवाता हूँ। वहीं आयुष सोचने लगा कि अभी उसने क्या किया, जिसके बाद कसक ने जाकर अभय से उसके बड़े वाले इंजेक्शन को देखने की डिमांड की। फ्लैशबैक। आयुष जो लंगड़ाते हुए कदमों से बाहर की तरफ जा रहा था। राघवेंद्र जी, विजय जी और राजीव जी को लंच करने के लिए बुलाने को तो उसने देखा कि कसक भागते हुए विला के अंदर आ रही है। तो उसने कसक के कंधों को पकड़कर उससे पूछा, अरे बेस्टू तुम कहाँ भाग रही हो? उसकी गोद में किट्टू भी था। तो कसक ने पीछे मुड़कर देखते हुए आयुष से कहा, बेस्टू तुम्हें पता है बाहर गार्डन में जो मुछों वाले दादाजी है ना, वह उनके साथ पापा और अंकल जी तीनों बैठकर हब्बी के बड़े वाले इंजेक्शन के बारे में बात कर रहे थे कि हब्बी का इंजेक्शन बहुत खतरनाक है। मुझे बहुत डर लग रहा है कि हब्बी अगर वह इंजेक्शन मुझे देंगे तो मुझे बहुत दर्द होगा, इसलिए मैं गार्डन से भागकर अंदर आ गई। तभी आयुष के खुराफाती दिमाग की बत्ती जली और उसने कसक को समझाते हुए कहा, देखो बेस्टू तुम्हारे हब्बी के पास कोई इंजेक्शन नहीं है और बड़ा वाला तो बिल्कुल नहीं, तुम्हें पता है वह सब तुम्हें डरने के लिए ऐसा कर रहे हैं ताकि तुम डर कर एकदम सिमट कर क्यूट लिटिल कैट की तरह रहो, नहीं तो ऐसा कुछ नहीं है। सुनो मैं बताता हूँ, तुम जाकर अभी सबके सामने अपने हब्बी से उनके बड़े वाले इंजेक्शन को देखने की डिमांड करो, ठीक है? देखना उनकी हवा वही निकल जाएगी एकदम सुतली बम की तरह फूशशशस करके। कसक उसकी बातों को सुन रही थी तो आयुष को लगा कि सुतली बम कसक को समझ नहीं आया होगा, इसलिए उसने पूछा, बेस्टू तुम्हें सुतली बम का मतलब तो पता है ना? वह जिसमें छोटी सी सुतली लगी रहती है, उसमें आग लगो तो वह फूट जाता है। लेकिन तुम्हारे हब्बी के पास ऐसा कुछ नहीं है। तुम जाकर देखो फिर पता चलेगा कि तुम्हारे हब्बी कितने बड़े तोप हैं। अगर उनकी हवा फूश नहीं हो गई ना तो। आयुष ने अपने शर्ट के कॉलर को ऊपर खड़ा करते हुए कहा, तुम्हारा बेस्टू तुम्हें बड़ा वाला डेयरी मिल्क चॉकलेट ला कर देगा। और आयुष की बातें सुनकर और चॉकलेट के लालच में कसक पहुंच गई अभय से उसके बड़े वाले इंजेक्शन को देखने का डिमांड करने। फ्लैशबैक। अभी कसक अकेली ही डाइनिंग टेबल के चेयर पर बैठी हुई थी। तभी सुनैना जी ने उसके सर पर प्यार से हाथ फिराते हुए कहा, तुमने हाथ धोए? कसक ने ना में सिर हिलाया तो सुनैना जी ने कहा, चलो जाओ जल्दी से हाथ धोकर आओ, ऐसे नहीं खाते। उनकी बातें सुनकर कसक उठकर बाथरूम की तरफ चली गई। वहीं अभय बेचारा अभी तक सदमे में बैठा हुआ था। उसे इस तरह से देखकर ओमन ने नीचे झुककर उसके कान में कहा, सुन विजय अंकल को बोल जल्दी रिपोर्ट दे, ये तुझे पूरी तरह से पागल कर देगी। अभय ने अपने गर्दन को घुमाकर ओमन की तरफ देखा और फिर अपना सर जल्दी जल्दी हाँ में हिलने लगा। जैसा कह रहा हो, सही बोला, मैं अगर इसे ऐसे ही छोड़ दिया तो मैं पागल हो जाऊंगा। अब सभी एक एक कर जाकर हाथ धोकर आए और डाइनिंग हॉल में अपने अपने चेयर पर बैठ गए। उन सब के लिए हमेशा ही रानावत हवेली में कमरे और उनका डाइनिंग टेबल पर चेयर हमेशा लगा रहता है, क्योंकि उन सभी को सुनैना जी, राजीव जी, अभय और आयुष की तरह ही मानते थे। तभी आयुष और राजीव जी, विजय जी, राघवेंद्र जी सभी लंच करने के लिए अंदर आ गए और जाकर अपने अपने चेयर पर बैठ गए। वही अभी के लिए अभय का कर हटाया हुआ था, क्योंकि वह अपनी व्हीलचेयर पर ही बैठा था। सभी अपने अपने चेयर पर बैठ गए थे लंच करने के लिए, सिर्फ एक सुनैना जी ही थी जो सबको खाना सर्व कर रही थी और उनकी हेल्प कर रहे थे घर के हेड सर्वेंट। सुनैना जी ने सबके लिए लंच सर्व किया और जाकर वह कसक के पास खड़ी हो गई और अपने हाथों से उसे निवाला बनाकर खिलाने लगी। ये देखकर विजय जी को बहुत खुशी हुई कि सही मायने में अब जाकर कसक को एक प्यार करने वाली माँ मिली थी। विजय जी भी अपना लंच करना स्टार्ट करते हैं। कसक सुनैना जी के हाथों से खाना खाते हुए अपने किट्टू को अपने हाथ से सहला रही थी और बाकी सब उसकी हरकतें देख रहे थे। सबका लंच हो गया तो विजय जी ने कहा, इस शादी की वजह से मैंने अपनी बहुत सी काम पेंडिंग रखा हुआ है, तो मुझे ऑफिस भी जाना है, लेकिन यहाँ आ गया था इसलिए जा नहीं पाया था, अब मैं चलता हूँ। फिर वह कसक के पास आए, उसके सर को सहलाते हुए बोले, काशू बेटा ज्यादा किसी को परेशान नहीं करना और आंटी जो कहे वह बात मानना, ठीक है, और अपने हब्बी की भी बात मानना। इतना कहकर जैसे वह जाने लगे वैसे ही कसक उनका हाथ पकड़ कर रोकते हुए बोली,
पापा आप जा रहे हो, क्यों जा रहे हो, मेरे साथ रहो ना, जी ने आपको उनसे पता है ना, कहा, आपके भाई बिना मुझे साहब अच्छा जहाँ नहीं इतने लगता दिन है। काम रुका रहा तो तभी दिन विजय और जी ने सही का अभय की इनका तरफ रिसेप्शन दिखाते है। हुए कहा, उसके लेकिन बाद अब तो आप तुम्हारे चले पास जाएगा। तुम्हारा हब्बी अभी है जिस ना, तो तरह उसके से साथ कसक रहो ने बेटा। विजय जी के पैरों को पकड़ लेकिन रखा कसक था, रोने वह तो लगी, वैसे बोली भी नहीं नहीं जा नहीं पाते, मुझे तो आपके उन्होंने पास कसक रहना को है। ऊपर उठाते हुए कहा, आपके पास ठीक रहना है, है, मैं नहीं मुझे जा रहा अभी हूँ, नहीं अब मेरे चाहिए। पैरों को छोड़ मुझे दो। आपके पास रहना उनके है। इतना कहते ही कसक के कसक मुंह से उठकर जैसे खड़ी ही हो यह गई। निकला, मुझे अब हब्बी खुशी नहीं से विजय चाहिए, जी अभय के गल उसे को घूरकर घूरकर देखने बोली, लगा। मेरे अच्छे पापा। तभी विजय जी ने उसे और वहीं समझाते अभय हुए तो कहा, गुस्से से ऐसा विजय नहीं जी कहते, और शादी कसक के दोनों बाद को लड़की देख के ये रहा था। सबसे पहले उसका अब हब्बी सब होता है। आकर हॉल में लगे तो सोफों आप भी पर अपने बैठ गए, भाग्य क्योंकि के साथ अभी में किसी रहो, के पास अभय कोई आपके काम साथ नहीं था। रहेगा। विजय जी लेकिन को भी कसक कसक नीचे ने बैठकर जाने नहीं विजय दिया जी था। के पैरों को सभी पकड़ एक चुकी दूसरे थी से बातें कर रहे ताकि थे, वह जा ना लेकिन सके। कसक वहां नहीं थी, वह अपने किट्टू के साथ खेल रही थी, उसे पकड़ रही थी, उसके पीछे भाग रही थी और उसे इस तरह देखकर विजय जी बहुत खुश हो रहे थे। तभी कसक जो सीढ़ियों पर अपने किट्टू को पकड़ने के लिए भाग रही थी, उसने देखा कि आयुष एक साइड खड़ा होकर किसी से फोन पर बात कर रहा है। तो कसक को कुछ उल्टा सूझा और वो धीमे कदमों से उतरते हुए जाकर आयुष के पीछे जोर से चिल्लाई, भाव। लेकिन उसके चेहरे पर जो अभी आयुष को डराने की खुशी थी, वह तुरंत में बदल गई, क्योंकि वह आयुष नहीं, अमन खड़ा किसी से फोन पर बात कर रहा था। आयुष और अमन की कद काठी बिल्कुल एक जैसी थी, इसलिए अभी कसक को लगा कि वो आयुष है, और कसक की इस तरह भाव करके डराने से अमन डरा भी नहीं था। जब अमन ने कसक के मायूस चेहरे को देखा तो उसने फोन पर जिस इंसान से बात कर रहा था, उससे कहा, मैं तुमसे बाद में बात करता हूँ। फोन कॉल कटकर अपने फोन को अपने पॉकेट में रखा और कसक से कहा, डरना था क्या? कसक मायूसी से हाँ में अपना सिर हिलाया तो अमन ने कहा, ठीक है, चलो फिर से ट्राई करते हैं। कसक वापस से भागकर सीढ़ियों पर चढ़ गई और अमन भी वापस से फोन निकालकर झूठ मूठ का किसी से फोन पर बात करने की एक्टिंग करने लगा। वही बाकी सब अमन को देख रहे थे। कसक फिर से धीमे कदमों से चलकर आए और उसने जोर से कहा, भाओ। आया। अमन तुरंत नीचे लगभग गिरने के अंदाज में बैठा और डरने जैसा फेस बनाकर वह ऐसे दिखाने लगा जैसे कितना डर गया है, और कसक उसे इस तरह देखकर उछलती हुई ताली बजाते हुए हंसने लगी और बाकी सभी उन दोनों को देखकर हंसने लगे। इससे आगे जानेंगे कि आगे इस कहानी में क्या होगा, लेकिन उसके लिए आप सबको पढ़नी पड़ेगी मेरी ये कहानी, जिसका नाम है हिज लिटिल गर्ल।